Hello everyone, this is Sadia Malik, Assistant Professor ICGF 62, and today we are going to talk about elements of a story. So this has become like a compulsory component of your paper for the second year students, so I thought that why not make a video on it so you'll be clear about what these elements are and what are you supposed to write in it. So first of all, these are the elements. One element is missing here, that is conflict, but we are going to talk about it in the slides. So the basic elements of any novel or short story are: number one, the setting, then plot, then character, point of view, and theme. Conflict is usually part of the plot, so that is why it is not mentioned separately here, but we are going to talk about it separately as well. So the first element that we are going to talk about is theme. It is basically what your story is really about. So before you even start out writing your story, आपको ये सोचना होता है कि आप ये स्टोरी क्यों लिख रहे हैं और उसका कोई लेसन या मैसेज है या नहीं. So क्या कोई लेसन है या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं अपने रीडर को, या is there any kind of a feeling that you want to evoke in your reader? So that basically is the theme. So it can be said a clear, artfully developed theme will elevate your story beyond the sum of its parts and help it stick in the minds of your readers. So even after some time, जब आपको काफ़ी अरसा होता है कोई मूवी देखे हुए या कोई स्टोरी पढ़े हुए, तो फिर भी कोई एक मैसेज होता है उस पूरे वर्क ऑफ लिटरेचर का जो आपके जहन में रह जाता है. So that is basically the theme. In simpler words, you can say that the main lesson or the main message of a story is called the theme. The theme of a story can be as broad as love or loneliness. एक पूरी बाकायदा थीम हो सकती है. लव है, लोनलीनेस है, ग्रीड है, एंगर है, काइंडनेस है. और कुछ एक आइडिया भी हो सकता है आपके थीम का. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीड इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन ह्यूमन कल्चर और द ह्यूमन बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एक्सपीरियंस. सो आप एक पूरी किसी आइडिया के ऊपर भी स्टोरी लिख सकते हैं, तो वो भी आपका थीम है. ये जो साइड पे पिक्चर है, आप इसमें आपको कॉमन थीम्स नज़र आ रही हैं. कंपैशन, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप है, जेलसी है, लोनलीनेस है, एंगर है, लॉयल्टी, डिफरेंसेस, एक्सेप्टेंस, हार्ड वर्क. सो ये आपकी कॉमन थीम्स हैं जो यूजुअली लिटरेचर में होती हैं. और ज़्यादातर जो आपके काम होते हैं या जो भी स्टोरी होती है उसमें कोई एक मेजर थीम होती है जो आपको सामने नज़र आती है, लेकिन सब थीम्स भी हो सकती हैं किसी भी काम में. हो सकता है कि कुछ माइनर थीम्स भी हों. कुछ आपकी मेजर थीम्स होती हैं, मतलब आपकी स्टोरी का जो मेजर लेसन आ रहा है वो एक आ रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड सब थीम्स भी हो सकते हैं. दूसरे नंबर पे जी यू हैव कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स इज एक्चुअली द बीटिंग हार्ट ऑफ योर स्टोरी. सो कैरेक्टर्स बेसिकली आपका माउथ पीस होते हैं एज अ राइटर. आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आपकी जो भी थीम है, वो लोगों तक आपके कैरेक्टर्स के थ्रू पहुंचती है. Your characters give your story the depth it needs to keep reader wanting more. They are quite literally the life force of your story. ठीक है, and their personalities and interactions with one another will naturally create conflict and drive your story forward. अगर आपके कैरेक्टर्स ना हो तो शायद आपका प्लॉट ही ना बने, क्योंकि प्लॉट तो बेसिकली एक स्टोरी है जो आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो स्टोरी किसके ज़रिए बताएंगे, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं. अच्छा, अब दो डिविजन्स में आपको दूंगी. एक है कैरेक्टर टाइप्स बाय रोल और एक है कैरेक्टर टाइप्स बाय क्वालिटी. सो पहले जो रोल हैं वो हैं कि हमारे पास मेजरली दो किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं. एक प्रोटैगनिस्ट है. ज़्यादातर इसमें दिस इज योर मेन कैरेक्टर, द बिग चीज, द स्टार ऑफ द शो. Most of the action centers around them and they are the one we are meant to care about the most. So whenever you are writing a story or reading a story, तो एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो उभर के सामने आता है और उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है राइटर की भी, और उसी की स्टोरी आप सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं. सो दैट इज़ योर प्रोटैगनिस्ट. एंटैगनिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रोटैगनिस्ट इज़ गुड एंड द एंटैगनिस्ट इज़ इवल, लेकिन ज़रूरी नहीं है. ये ग्रीक सिविलाइजेशन में, ग्रीक ड्रामा में ये जो डिवीजन थी बड़ी क्लियर थी कि प्रोटैगनिस्ट इज़ अ गुड पर्सन, एंटैगनिस्ट इज़ अ बैड पर्सन. बट इन मॉडर्न लिटरेचर दिस डिस्टिंक्शन इज़ नॉट दैट क्लियर, क्योंकि अब हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैज़ सो मेनी डिफरेंट शेड्स दैट यू कांट एक्चुअली कॉल समबडी टोटली गुड और टोटली बैड. बट इवन नाउ हम ज़्यादातर हीरोज़ को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं और जो विलन्स होते हैं हम उनको एंटैगनिस्ट बोलते हैं. Most of the time the protagonist is good and the antagonist is evil, and such is the source of their conflict. और इसी वजह से दोनों का आपस में conflict create होता है कि एक जो चीज़ चाहता है दूसरा उसको उससे रोकने की कोशिश करता है, and there is a conflict. Antagonists usually play just an important role in the story as their protagonistic counterparts, but they may not be seen as much. Obviously आपका जो स्टोरी का मेन फोकस होता है वो आपके मेन कैरेक्टर के ऊपर होता है. जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं हैरी पॉटर है और वोल्डेमॉर्ट है. सो दिस इज़ द विलन एंड हैरी पॉटर इज़ ऑब्वियसली द हीरो. तो आपकी जो हमदर्दियाँ होती हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो प्रोटैगनिस्ट के साथ ज़्यादा होती हैं. और निचले आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है बैटमैन एंड द जोकर.
तो इसमें भी आपका जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो बैटमैन है, एंड जोकर कम्स आउट एज अ विलन। अच्छा, दूसरा जो है वो है जी आपके कैरेक्टर बाय क्वालिटी। इसमें दो किस्म के कैरेक्टर्स मैंने दिए हैं, और किस्म के भी हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है डायनेमिक और चेंजिंग कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टोरी में चेंज होता है। जैसे पहले उसको कुछ नहीं पता, फिर बाद में उसको पता चल गया। पहले उसके अंदर को वीकनेस थी, फिर उसने वीकनेस को ओवरकम कर लिया। सो देर इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टर विद इन द स्टोरी। जो कहानी के शुरू में जैसे कैरेक्टर है, कहानी के एंड पे वैसा नहीं रहता। So a dynamic character is the one who changes over the course of the story. They often evolve to become better or wiser, but sometimes they can devolve as well. Many villains are made through a shift from good to evil. और वही बात है कि जो एवोल्यूशन है वो पॉजिटिव की तरफ भी हो सकती है, मतलब दे कैन इम्प्रूव, एंड डिवॉल्व भी हो सकती है, मतलब अच्छे थे और फिर बुरे बन गए, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि दे बिकेम विलन्स। लेकिन क्योंकि चेंजिंग है तो उनको हम दोनों को डायनेमिक बोलेंगे। स्टैटिक इसके ऑपोजिट है, मीनिंग अनचेंजिंग। स्टैटिक कैरेक्टर्स आर द वन who doesn't change. Many static characters are simply flat, and having too many is usually a symptom of a lazy writing. However, certain kinds can serve as a larger purpose in a story. These static figures tend to be unlikable. ज़्यादातर जो static characters होते हैं वो change नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनका एक खास काम होता है स्टोरी में, वो वही करते रहते हैं। जैसे स्टोरी के शुरू में होते हैं वैसे स्टोरी के एंड पे होते हैं। Such as Cinderella's stepsisters and Harry Potter's aunt and uncle. Their ignorance to how they are mistreating our hero makes them people we love to hate and boost our sympathy for the protagonist. और ये ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें हीरो जो है और भी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि these characters are usually not that likable also. Now we move to setting. Setting is a window to a unique word. बेसिकली ये है कि स्टोरी आपकी कहाँ है और कब है, उसमें ज़्यादातर प्लेस और टाइम का है, वेदर भी आ सकता है, सोसाइटी भी आ सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड, स्टोरी सेटिंग इन्वॉल्व बोथ टाइम पीरियड एंड जियोग्राफिक रीजन एज वेल एज इंडिविजुअल लोकेशंस विद इन दैट रीजन, सच एज कैरेक्टर्स हाउस, वर्क प्लेस है, कॉफी शॉप है, क्या है। Setting serves as a backdrop to everything that happens in a story and often contributes significantly to the atmosphere. जिस किस्म की स्टोरी हम लिखना चाह रहे हैं उसी से मैचिंग हमें सेटिंग रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रोमांटिक नॉवल लिख रहे हैं तो टिपिकली इट वुड बी सेट इन अ स्मॉल कोजी टाउन जिसमें बहुत ज़्यादा जंगो जदल ना हो रहा। लेकिन इफ़ यू आर राइटिंग अ हॉरर स्टोरी तो बहुत ही अननर्विंग किस्म की प्लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉन्टेड हाउस और अ सोलो कैबिन इन द वुड्स, समवेयर इन द जंगल एक्सेट्रा, नाइट टाइम। सो ये सारी सेटिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द टाइप ऑफ स्टोरी यू आर राइटिंग। यहाँ आपको 5 सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। प्लेस है कि भाई स्टोरी कहाँ टेक प्लेस कर रही है, टाइम है कि कौन सा टाइम है, विंटर है, समर है, मॉर्निंग है, नाइट है, एक्सेट्रा है। मूड कैसा है, फॉर एग्जाम्पल हॉरर का मूड है, रोमांटिक है, सीक्रेटिव है, किस किस्म का है, वेदर कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, और सोशल कैसा है, किसी खास सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा है, किसी खास रिलीजन या रीजन या कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है, तो वो भी आपने इसमें बताना होता है। नेक्स्ट हम आगे प्लॉट पे। प्लॉट इज बेसिकली व्हाट ऑफ योर स्टोरी, ठीक है। तो प्लॉट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन इन योर स्टोरी। ये बेसिकली आपकी जो स्टोरी है उसमें जितने इवेंट्स हैं वो हैं, लेकिन ये कि इसमें सीक्वेंस होना चाहिए। प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड इवेंट दैट मेक अप अ नैरेटिव इन अ नॉवल। जनरली अ प्लॉट इन फिक्शन बिल्ड अप टू अ क्लाइमेक्स एंड एंड्स इन अ रेजोल्यूशन एट द फिनिश ऑफ द स्टोरी। यानी प्लॉट आपका है, बिगिनिंग है, मिडल है और एंड है, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आपने बिगिन कैसे किया, फिर राइजिंग एक्शन आया, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, फिर क्लाइमेक्स तक पहुंचे, वो रेजोल्यूशन हो गई, फिर आपका डाउनवर्ड मोशन है, फिर आपकी स्टोरी एंड होती है। सो अगर हमें कहा जाए कि कैरेक्टर्स हु हैं हमारी स्टोरी की और थीम वाई है, तो प्लॉट इज द व्हाट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और सिर्फ स्टोरी ये नहीं है कि आपने बस रैंडम इंसिडेंट्स को जोड़ दिया, लेकिन उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ई एम फॉस्टर की एग्जाम्पल यहाँ दी है कि वो कहते हैं द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इज नॉट अ प्लॉट, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हाउ वाई द किंग डाइड एंड वाई द क्वीन डाइड। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें बट द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड आउट ऑफ ग्रीफ, नाउ दिस इज अ प्लॉट, क्योंकि आपने एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ लिंक किया है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो पार्ट्स ऑफ द प्लॉट है उसको एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी के साथ मिक्स कर देते हैं। प्लॉट इट सेल्फ सीक्वेंस है आपके इवेंट्स का, कि आपकी कहानी में जितने भी वाकयात हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पार्ट ऑफ द प्लॉट है वो प्लॉट के अंदर ही हिस्से हैं कि आपका प्लॉट बनता किससे है। तो पहले एक्सपोजिशन है। एक्सपोजिशन इज बेसिकली द स्टार्ट, इंट्रोडक्शन है आपका, कैरेक्टर्स कौन है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। राइजिंग एक्शन आ गया। राइजिंग एक्शन है जिसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है कि भाई मसला क्या है,
किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है, कौन सी चीज़ हमने सॉल्व करनी है। फिर आप क्लाइमेक्स पे आ जाते हैं। क्लाइमेक्स पे या वो मसला सॉल्व हो जाता है या नहीं होता, या आपका हीरो बच जाता है या नहीं बचता, और उसके बाद आपका एक फॉलिंग एक्शन आ जाता है। ठीक है, फॉलिंग एक्शन में आपकी स्टोरी एंड की तरफ बढ़ती है और आखिर में आपकी रेजोल्यूशन है, जिसको आप डिनाउमेंट भी बोलते हैं, कि हर चीज़ रैप अप हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर पार्ट्स ऑफ द प्लॉट। आपने इनको एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट है जी आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली द झगड़ा, द प्रॉब्लम, कि मसला क्या है, द इंजन दैट ड्राइव्स एवरीथिंग। देखें, अगर स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, तो वही होगा कि वो सुबह उठा, उसने खाना खाया, वो स्कूल चला गया, वो वापस आ गया, वो सो गया, कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ये तो कोई रूटीन की स्टोरी है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ स्टोरी टेलिंग. And Kurt Vonnegut says that every story is about a character who gets into trouble and then tries to get out of that trouble. ठीक है, और बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है, व्हाट कैरेक्टर वांट्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्स्टिकल्स। कि एक कैरेक्टर वो कुछ चाह रहा होता है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो ये जो रुकावटें हैं ना, यही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बहुत आराम से आपको नजर आ जाता है, वो इंटरपर्सनल भी हो सकता है, मतलब हीरो के और विलन के दरमियान, हीरो के और सोसाइटी के दरमियान, हीरो के और नेचर के दरमियान। ठीक है, तो आपको दो बड़े क्लियर एंटिटीज नजर आ जाती हैं और इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको दो बीच में फोर्सेस नजर आ रही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। So it's between characters and the outside forces that are preventing them from getting what they want. This type of conflict is usually interpersonal or societal. ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रगल बिटवीन इमोशंस, वैल्यूज एंड डिजायर्स विद इन अ कैरेक्टर। उसकी अपने जो दिल और दिमाग की जंग है ना, उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और उसमें अक्सर जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ चॉइस करनी पड़ती है, और उस चॉइस का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर हम ये करेंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो उसके अंदर एक जंग हो रही होती है। इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है इसकी वजह एक्सटर्नली हो, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है, वो किसी इंसान के साथ उसकी लड़ाई नहीं है, उसकी अपने साथ उसकी लड़ाई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए पॉइंट ऑफ व्यू है, हु स्टोरी इज रेड एनी वे। तो बेसिकली हमने पॉइंट ऑफ व्यू में देखना होता है कि पर्सपेक्टिव कौन सा स्टोरी का, किस पर्सपेक्टिव से स्टोरी बयान की जा रही है। और इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस देख लें आप। ये पूरी स्लाइड खुद पढ़ लीजिएगा, बल्कि आपको हेल्प भी करेगी इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन इन द पेपर। लेकिन यूजुअली हमें जो प्रोनाउंस है ना, वो हेल्प करते हैं कि हमें पता चले कि हमारी स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। थर्ड पर्सन यूज हो सकता है, ही, शी, दे। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग बट शी वॉजंट इन्वाइटेड, सो दिस इज थर्ड पर्सन नैरेटिव। ठीक है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू है। You crack open the door of the mansion and you will find a woman sitting alone on the chair. This is second person narrative. And first person narrative भी हो सकता है जब आप I या we में बात करते हैं। When I heard her name, I felt a strange sensation in my stomach. और इन तीनों को चूज करने का कोई ना कोई फायदा और नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो आप एक आउटसाइड व्यू लेते हैं, आपको अंदर की स्टोरी नहीं पता चलती। अगर आप फर्स्ट व्यू लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन व्यू लेते हैं, तो आपका जो कैरेक्टर है उसके जो दिल दिमाग दोनों में हो रहा होता है, आप वो भी जान सकते हैं। सो हर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स ली हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपकी एक स्टोरी थी, फ्रॉम मदर विद लव। ठीक है, तो इसमें से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं कि क्या है। सेटिंग है जी कि सितंबर का महीना था, सितंबर से दिसंबर के बीच में, और इट्स अ टाउन नियर अ बीच, सो दैट्स द सेटिंग। प्लॉट क्या है जी, दीज आर लाइक समरी ऑफ द होल थिंग। मिंटा's mother is seriously ill and has 3 months to live. Her father tells Minta not to go to Mary Hill School that year. They didn't tell Mary about her illness. So that is the main plot. कैरेक्टर्स कौन से आपके, मिंटा हावली है डॉटर, जॉन हावली फादर है, और मैरी हावली द इल मदर है। ये आपके 3 कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो मिंटा हॉली है, क्योंकि उसी के गिर्द ज़्यादा स्टोरी घूमती है। Whereas John Hawley and Mary Hawley are the side characters, इसमें कोई एंटागनिस्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखा हुआ है, जैसे मिंटा के लिए हम ही, शी यूज कर रहे हैं तो थर्ड है। थीम है लव, इटर्निटी, सैक्रिफाइस, फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल, कि मिंटा की अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ाई है कि क्या मैं जाऊं स्कूल या ना जाऊं, या अपनी मैं मदर के पास रहूं बिकॉज द मदर इज अबाउट टू डाई। सो और दूसरा ये कि मदर को बताना भी नहीं है कि आई नो दैट यू आर अबाउट टू डाई। So that kind of conflict is there. So it is internal. So I hope you understand it. If you have any question, you can ask me.
and like the video, comment on it, share it with your friends, and most of all, subscribe to my channel. Thank you for watching.